गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर दीपक राज जैन, एसोसिएट प्रोफेसर गवर्नमेंट कॉलेज राजस्थान टॉप, आपका एक बार फिर महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। प्रिय छात्रों, मैंने पूर्व में स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में आपको इनर्शियल फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, न्यूटोनियन थ्योरी आदि के बारे में बताया। मैंने उस समय आपको बताया था कि न्यूटोनियन थ्योरी जो रिलेटिविटी की बनाई गई थी या न्यूटन ने जो कंसेप्ट दिए थे, उसमें उन्होंने एक ईथर की कल्पना की थी। ईथर का मतलब एक ऐसा माध्यम जिसमें तरंगे गतिमान होती है, उसकी कल्पना की। उसी ईथर को नापने के लिए या अपन ये कहें कि उसके अस्तित्व के बारे में, उसके विद्यमान के बारे में जानने के लिए माइकलसन और मॉर्ली ने अपना एक एक्सपेरिमेंट किया। इस एक्सपेरिमेंट को हम दो भागों में विभाजित करेंगे। दो व्याख्यान इसमें मैं दूंगा। पहले व्याख्यान में हम लोग इसके कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे कि ये किस कंसेप्ट पर आधारित था, और दूसरा इसका मैथमेटिकल डेरिवेशन करेंगे। यह प्रयोग असफल रहा था, लेकिन ये एक ऐसा प्रयोग था जो असफल होने के बाद भी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में बहुत बड़ा अपना योगदान कर गया। आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से पूर्व वैज्ञानिकों की यह धारणा थी, जैसा मैंने आपको बताया, कि समस्त वेव्स जो हैं वो इधर उधर जाने के लिए एक माध्यम का प्रयोग करती है। अभी जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मेरे जो मुख से ध्वनि किरणें निकल रही है वो आप तक पहुंचने के लिए भी एक माध्यम का प्रयोग कर रही है, जो माध्यम अपना एटमॉस्फेयर का है। पर निश्चित है, बिना माध्यम के वो चल नहीं सकती। तो उस समय की धारणा में ये कहा गया कि समस्त वेव्स, चाहे वो अपने इलेक्ट्रिक वेव हो या मैग्नेटिक वेव्स हो या फिर सनलाइट हो या सिंपल वेलोसिटीज हो, सबको किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता है, और वो माध्यम ईथर कहलाता है। ये न्यूटोनियन थ्योरी थी। अब इसके कंसेप्ट के आधार पे माइकलसन एंड मॉर्ली ने अपना एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने अपना एम ये रखा कि वेदर द वेलोसिटी ऑफ लाइट मेजर रिलेटिव टू द अर्थ या रिमेनिंग सेम और चेंज, इन अदर वर्ड्स टू एग्जिस्टेंस ऑफ ईथर। मतलब उन्होंने ये जानना चाहा कि ठीक है, हम एक वॉइस निकाल रहे हैं, उससे जो किरणें तरंगे निकल रही है उसके लिए एक माध्यम की आवश्यकता है, न्यूटन ने बोला है। तो क्या जो सनलाइट हमारे पास आ रही है या जो लाइट रेज हैं, उन्हें भी ईथर की आवश्यकता है, और यदि है तो उसको उन्होंने सिद्ध करने की कोशिश की। इसको हम एक सिंपल सिद्धांत से ऐसा समझें कि मान लीजिए बिंदु ए पर कोई सोर्स साउंड जो है जनरेट कर रहा है। अब जब साउंड जनरेट कर रहा है तो नेचुरल है कि वो साउंड किसी एक रेखा में न होकर चारों तरफ जाएगी। अब एक जो ऑब्जर्वर है वो पहले ए पर ही था, तो उसको साउंड निश्चित रूप से जो उसकी थी वो सुनाई दे रही थी। लेकिन अब हम ये मानते हैं कि
वो साउंड जो है 340 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से वो साउंड जो है अपने ध्वनि को त्वरित कर रही है। ये उसका वेग है, जो सोर्स कर रहा है उसका वेग है। अब हमने ये माना कि सोर्स जो है वो ए से बी की तरफ 100 किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से वो भी गति कर रहा है, मान लिया ये। तो हम क्या देखते हैं कि जब ऑब्जर्वर विराम अवस्था में था तब ऑब्जर्वर को साउंड वेव्स सभी तरफ से 340 किलोमीटर पर सेकंड के वेग से ही सुनाई दे रही थी। लेकिन जब ऑब्जर्वर ए से बी की तरफ 100 किलोमीटर प्रति सेकंड से गति करता है तो बी पर उसको साउंड वेव्स 340 किलोमीटर प्रति सेकंड से न सुनाई देकर कम सुनाई देती है। वो देती है 340 माइनस 100 अर्थात 240 किलोमीटर पर सेकंड से। और इसके ठीक विपरीत अगर वो सी की तरफ जाता है ऑब्जर्वर तो उसको 440 किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से सुनाई देती है साउंड वेव्स। ये एक्चुअली डॉपलर इफेक्ट था। डॉपलर ने ये कहा था जैसे ही हम गति करते हैं तो जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो चेंज हो जाती है। अब इसी सिद्धांत को उन्होंने उल्टा किया। अब ऑब्जर्वर को उन्होंने ए से सी की तरफ ले गए। अभी ऑब्जर्वर पहले ए से बी की तरफ जा रहा था, अब उन्होंने क्या किया, ऑब्जर्वर को ए से सी की तरफ ले गए। जैसे ही ए से सी की तरफ ऑब्जर्वर जाएगा तो जो रिलेटिव वेलोसिटी है सी की ओर वो क्या हो जाएगी, 300 माइनस 100 240, और बी की तरफ रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी 440 किलोमीटर। जबकि साउंड वेव सेम है और ऑब्जर्वर केवल चेंज हो रहा है, वो एक बार बी की तरफ जा रहा है और एक तरफ सी की तरफ जा रहा है। तो इसी को ये कहा गया कि ऑब्जर्वर मूव करता है तो रिलेटिव वेलोसिटी भी बदलती है। इसी कंसेप्ट को माइकलसन और मॉर्ली ने जो है अपने प्रयोग में लिया। इसको हम दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं बच्चों। जैसे एक नदी है, नदी में दोनों एंड्स पे दो बिंदु दे दिए ए और बी, और नदी अपने वेग से बह रही है। तो जब एक स्विमर एक एंड से बिल्कुल 90 डिग्री पर सामने वाले वेग पर, सामने वाला जो किनारा है उस पर जाना चाहेगा, तो हम देखते हैं जब वो तैरेगा तो वो सामने न पहुंच के थोड़ा सा आगे पहुंचता है। तो इसी प्रकार से इस सिद्धांत को भी इसमें काम लिया गया। अब ऑब्जर्वर की गति अगर सोर्स की गति के सापेक्ष बहुत कम मान ली जाए, बहुत कम मतलब नियर टू नेग्लिजिबल, तब तो ये कोई भी चेंजेज आपको दिखाई प्रतीत नहीं होंगे। लेकिन अगर ये ज्यादा होगी तो आपको प्रतीत हो जाएगी। अब हम इसको एक इसी प्रयोग को समझने के लिए उन्होंने एक सन और अर्थ के बारे में बात करी। हमें सबको पता है कि जो पृथ्वी है वो सन के चारों ओर गतिमान है, घूम रही है। तो हमने यहाँ पे अब स्लाइड में देख रहे हैं कि हमने यहाँ पे 4 पॉइंट्स दिए हैं। मान लीजिए किसी क्षण पृथ्वी बिंदु ए पर है, फिर वो घूमते हुए 3 महीने पे या इस बिंदु पे आ जाएगी, फिर 6 महीने में यहाँ, फिर 12 महीने में यहाँ और 1 महीने में ये पूरा ऐसा अपना चक्कर लगा लेगी। तो इस स्थिति में हम देखते हैं कि बिंदु ए पर वेग की दिशा एवं 6 महीने पश्चात
जो अर्थ की स्थिति के अनुसार दिशा में अंतर आने से एक दोनों की डायरेक्शन क्या होगी 6 महीने बाद अपोजिट होगी। तो डायरेक्शन में अंतर आने के कारण इनकी गतियों में अंतर आएगा। यह भी अपन ने ऊपर देखा कि जब ऑब्जर्वर एक दिशा में जा रहा था तो उसका वेग अगर वो उसी वेलोसिटी वाली दिशा में जा रहा है तो डॉपलर इफेक्ट से कम हो गया था, और जब वही ऑब्जर्वर विपरीत दिशा में चला गया तो उसका वेग बढ़ गया था। तो यहां पे भी वही कंसेप्ट है कि अर्थ जब शून्य टाइम पे थी तो उसकी डायरेक्शन अलग थी, आफ्टर 6 मंथ बिल्कुल उसकी डायरेक्शन अपोजिट हो गई। तो इसका मतलब इन दोनों दिशाओं में गतियों में अंतर आ गया, और जब गति में अंतर आया है तो निश्चित रूप से पाथ में भी अंतर आना चाहिए, क्योंकि हम क्या जानते हैं, 1 सेकंड में तय की गई दूरी वेग के बराबर होती है, मतलब v बराबर s/t होता है। तो उस सिद्धांत पे हम देखेंगे तो अगर हमारे v में चेंज है तो हमारी डिस्टेंस में भी चेंज होगा। इसी को ध्यान में रख के माइकलसन एंड मोरली ने ईथर के अस्तित्व को प्रूव करने हेतु अपने प्रयोग की संरचना की। उन्होंने इस प्रकार से अपना एक प्रयोग बनाया कि एक सोर्स रखा करंट ऑफ लाइट के लिए, उन्होंने एक सोर्स रखा, फिर उसके बाद एक उन्होंने सिल्वर प्लेट रखी जो 45 डिग्री पर हाफ पॉलिश थी। उससे क्या हुआ कि कुछ किरणें जो सोर्स से आ रही थी, कुछ तो बिल्कुल उसके अंदर से निकलती हुई ट्रांसमिट होके आगे निकल गई, दूसरी कुछ किरणें रिफ्लेक्टिव हो गई और वो 90 डिग्री पे घूम गई। इन दोनों किरणों को रिफ्लेक्ट करने के लिए मिरर लगाए उन्होंने, और जब मिरर से रिफ्लेक्ट हुई किरणें तो वापस जो 45 डिग्री पर प्लेट थी उससे होती हुई एक टेलीस्कोप जिसको लाइट डिटेक्टर कहा गया वहां पर वो आ गई, और जब दोनों किरणें वहां आई तो एक आकृति बनी, और उस आकृति को उन्होंने नापने की कोशिश करी अलग अलग समय पर, क्योंकि ये बिल्कुल कह दिया गया था कि अलग अलग समय पे चेंजेस आने चाहिए, तो उन्होंने कोशिश करी। तो हमने ये मान लिया कि जो सोर्स था वो मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स था। मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स का मतलब है जिसमें एक प्रकाश किरण निकले, वो ऐसा नहीं हो कि वो एक तरीके से बहुत झुंड बना ले। उसको मैंने आपको बताया कि हाफ सिल्वर प्लेट पे दिया गया और फिर मिरर से उसको टेलीस्कोप में नापा गया। तो हमने इसको एक फ्रिंग के माध्यम से समझा। मान लिया वो लाइट सोर्स गई और जो मिरर 1 था उस पर इस तरीके से वो वेव्स वहाँ पे इकट्ठी हुई जो स्लाइड में बताया। बी में भी वैसा ही था, दूसरे मिरर पे इनकी दोनों की स्थितियां लगभग सेम थी, तो नेचुरल है कि जब इनका रिफ्लेक्ट होके टेलीस्कोप पे जो लाइट वेव्स का फ्रिंग्स बना, इंटरफ्रेंस फ्रिंग बना, वो दोनों को मिला के बन गया, जो कि तीसरी वेव्स में मैंने दर्शाया। अब कुछ समय बाद अर्थ की पोजीशन निश्चित रूप से चेंज होगी, क्योंकि ये कंसेप्ट आ ही चुका था कि अर्थ जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हुए खुद भी अपनी दूरी पे घूम रही है, तो उसकी पोजीशन चेंज होगी। तो जैसे ही पोजीशन चेंज हुई 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, तो रिलेटिव वेलोसिटीज भी बदल गई। रिलेटिव वेलोसिटीज बदली तो निश्चित रूप से पाथ भी बदलना चाहिए, क्योंकि वेलोसिटी बदलेगी
तो पाथ भी बदलेगा। अब पाथ बदलेगा तो पाथ में जो डिफरेंस आ रहा है तो उससे वो जो इंटरफ्रेंस फ्रिंग्स बनी है टेलीस्कोप पर उसमें भी बदलाव आना चाहिए। लेकिन यह बदलाव माइकलसन मॉर्ली एक्सपेरिमेंट में नहीं आया। उन्होंने ये प्रयोग बहुत समय तक अलग अलग सिचुएशन पे किया। 1 महीने बाद किया, 2 महीने बाद किया, 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, हर स्थिति में प्रयोग किया, लेकिन जो इंटरफ्रेंस फ्रिंग्स जो बन रही थी वो हमेशा सेम आई। अगर इंटरफ्रेंस फ्रिंग सेम आई है इसका मतलब पाथ में कहीं भी डिफरेंसेस नहीं आए, और पाथ में डिफरेंसेस नहीं आए तो इसका मतलब रिलेटिव वेलोसिटी कहीं भी नहीं थी, और रिलेटिव वेलोसिटी नहीं थी तो इसका मतलब ईथर नहीं था, क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी के लिए कोई ना कोई माध्यम होना आवश्यक था। तो ईथर की कल्पना सभी वेगों के लिए हो ये जरूरी नहीं हुआ। इस कंसेप्ट से ये निकल के आया कि लाइट वेव्स जो आ रही हैं उसके लिए ईथर होना आवश्यक नहीं है, माध्यम होना आवश्यक नहीं है। वो एक एब्सोल्यूट वेलोसिटी है, वहां कोई भी चेंजेस नहीं आ रहे हैं। जो सनलाइट की जो वेलोसिटी है वो सेम वेग से ही ऑब्जर्वर के पास हर स्थिति में आ रही है। तो इस प्रकार से उन्होंने इस सिद्धांत को अपने प्रयोग के अंदर सिद्ध किया कि जो ईथर की कल्पना न्यूटोनियन थ्योरी के अंदर की गई थी वो सभी वेव्स के लिए सही नहीं है, और इस प्रकार से उनका ये प्रयोग असफल रहा। इसको उन्होंने फिर मैथमेटिकल डेरिवेशन में भी सिद्ध किया, प्रयोग के साथ साथ मैथमेटिकल डेरिवेशन भी निकाला। वहां भी उन्होंने देखा कि कोई पाथ डिफरेंस नहीं आ रहा है। पाथ डिफरेंस नहीं आएगा तो रिलेटिव वेलोसिटी में भी कोई डिफरेंस नहीं है, और रिलेटिव वेलोसिटी में डिफरेंस नहीं आने का सीधा सीधा ये है कि वहां पे कोई भी ईथर जैसा माध्यम नहीं है। तो मैं अपने अभी सेकंड पार्ट के अंदर आपको यह बताऊंगा कि मैथमेटिकली उन्होंने कैसे इसको डिराइव किया। आज के लिए इतना ही। इससे पूर्व के व्याख्यान भी आप देखें, हर व्याख्यान अपने पूर्व व्याख्यान से जुड़ा हुआ है, तो आपको ये व्याख्यान तभी समझ में आएगा इससे पहले वाला व्याख्यान आप देखेंगे। इसका मनन करें। कोई भी क्वेरीज हो तो मुझसे पूछें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।